हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका रद्द कर दी है। उमर खालिद पर दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए थे उन पर साजिश रचने का आरोप है और इसी के तहत उन पर यूएपीए एक्ट की कुछ धाराएं लगाई गई थी। देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें करीब 53 लोगों की मौत हो गई थी, 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इतना ही नहीं, जो हिजबुल कमांडर बुरहान वानी थे, 2016 में जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उमर खालिद ने उनकी तारीफ पर एक पोस्ट लिखा था, जो बाद में आलोचना जब उनकी काफ़ी हुई तो उन्होंने जो है हटा दिया था। तो आज देखिए, क्योंकि एक एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया हुआ है और इसी एक्ट के हवाले से कोर्ट जो है उनकी जमानत याचिका को रद्द कर रही है, तो हम इस एक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो कि 1967 में पारित हुआ था और उसके बाद से इसमें लगातार कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं और हाल ही में 2019 में इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है। इसके बारे में हम जो है जानकारी लेंगे। ये जो टॉपिक है ये जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी का जो पार्ट है उसके तहत जो है आपके सिलेबस का एक पार्ट बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर की सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं जिसमें बताया गया है कि दिल्ली कोर्ट ने डिनाई कर दिया है जो फॉर्मर जेएनयू के स्टूडेंट रहे थे उमर खालिद, और किस एक्ट के तहत, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए है, और किस कनेक्शन में, दिल्ली रॉयट्स के कनेक्शन में। ठीक है, तो इसको भी लेखिए, विभिन्न प्रकार के विचार सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो टेररिज्म है वो इतनी गंभीर एक समस्या बन चुकी है कि भारत को उसको टैकल करने के लिए कुछ कड़े और कुछ विशेष प्रावधान बनाने ही होंगे। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कहता है कि इस तरह के जो एक्ट होते हैं वो अपना पर्पस उतना फुलफिल नहीं कर पाते जितना कि वो आम जनता को परेशान करते हैं, या आप कह सकते हैं जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाते हैं। तो आइए देखते हैं आखिर इस एक्ट की क्या धाराएं हैं और कौन सी वो प्रोविजंस हैं जिनको लेकर विवाद जो है देखने को मिलता है। एक्ट के बारे में समझने से पहले एक बार हम जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वो इस एक्ट के डाटा के बारे में क्या कहता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, जो एनसीआरबी है उन्होंने ये कहा है कि पिछले 5 सालों में, कौन से 5 साल है, 2015 से लेकर 2019, इसके दौरान इस एक्ट में करीब 7,840 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उन पर जो है केस चलाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन लगभग 8,000 लोगों में से महज 155 जो लोग थे उन पर ही आतंकवाद से जुड़े आरोप जो है साबित किए जा सके। तो जो कन्विक्शन रेट है वो इस एक्ट का बहुत कम है। तो इसकी वजह से लोग ये संदेह करते रहते हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो एक विरोध की आवाज़ है उसको दबाने के लिए इस एक्ट का यूज़ कर रही है। कैसे, ये हम समझेंगे। इसके अलावा देखिए, ये बताया गया है, रिकॉर्ड कहते हैं कि इन 5 सालों में जो ये अधिनियम है इसके तहत जितनी भी गिरफ्तारियां हुई उनमें से केवल 2% पर ही दोष जो है साबित किया जा सका है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है जहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में बेसिकली लोग हैं उनको ये क्लैरिफिकेशन दिया है पुलिस ने कि जिन लोगों ने टेररिस्ट को जानबूझकर पनाह दी थी केवल उनकी संपत्ति की ही कुर्की होगी, बाकी लोगों की नहीं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, हालांकि वीडियो में आगे देखेंगे। इस एक्ट के तहत जो एनआईए के महानिदेशक होते हैं उनके पास एक पावर होती है कि जब लोग गिरफ्तार हों, गिरफ्तारी के तहत हों, तो उनकी संपत्ति को जब्त या कुर्क किया जा सकता है। साथ में अगर टेररिज्म की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने में कोई लोग सहयोग कर सकते हैं उन पर भी इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। तो अभी जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों की प्रॉपर्टी को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं, तो लोगों में चिंता फैल गई थी क्योंकि कई बार जो आतंकवादी होते हैं वो ज़बरदस्ती किसी घर में पनाह ले लेते हैं और उन लोगों का उसमें कोई रोल नहीं होता। तो इसी चीज़ को देखिए वहाँ की पुलिस ने क्लैरिफाई किया कि जिन लोगों ने जानबूझकर अपनी मर्जी से उन लोगों को जो है पनाह दी थी केवल उन्हीं की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। तो ये सारे न्यूज़ क्योंकि चल रही है और उमर खालिद की जमानत जो एक तरीके से रद्द हो गई है, साथ में जम्मू कश्मीर का ये मामला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और न्यूज़ थी वो भी हम आगे देखेंगे। इन सब की वजह से ये चर्चा में है तो हमारे लिए देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए थोड़ा सा डाटा देखते हैं। देखिए, शार्प राइज है ना, यानी कि बता रहा है कि जो ये यूएपीए
ये एक्ट है इसके तहत अगर 2018 के कंपैरिजन में देखें तो 2019 में जो नंबर ऑफ अरेस्ट हुए हैं उसमें 37% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 306 केसेस जो थे मणिपुर में रजिस्टर्ड हुए और ये 2019 में था और ये सबसे ज़्यादा हाई था। उसके बाद देखिए बताया गया कि जितने भी पर्सन अरेस्टेड हुए थे 2019 के तहत वो टोटल कितने थे, तो 1948 थे। देखिए 2015 में इस एक्ट के तहत जो केस रजिस्टर्ड हुए थे वो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं, तो वो करीब देखिए 900 थे और 2019 की बात करें तो ये 1226 पहुंच गए हैं। वही पर्सन जो अरेस्टेड हुए हैं तो देखिए करीब ये 1100 के लगभग था 2015 में, इसमें शार्प इंक्रीज एक देखने को मिला है और ये लगभग 2000 के आसपास डाटा पहुंच गया है। एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 1948 है। ठीक है, तो चिंताएं भी आती हैं और ये लगता है कि कहीं इस एक्ट का कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा, और साथ में ये भी लगता है कि क्या सच में जो देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ तो नहीं रही हैं, क्योंकि अगर आरोप करने वाले आरोपी ज़्यादा बढ़ेंगे तो अरेस्ट भी तो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो समझते हैं। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ पर्सन जो अरेस्ट हो रहे हैं उनमें से जितने लोगों पे दोष सिद्ध हुआ है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो या तो आप सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं या फिर आप जो है शक की बिना पर लोगों को जो है अरेस्ट कर ले रहे हैं, वास्तव में उनके द्वारा कोई ऐसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया गया था। ठीक है, यहाँ तक तो आपने कुछ चिंताएं समझी, न्यूज़ समझी। अब दरअसल बात करते हैं ये एक्ट क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 में लेकर आया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। इसके अलावा 2004 में फिर 2018 में इसमें संशोधन हुआ था। ठीक है, ये एक्ट क्या कहता है, देखिए ये एक्ट ये कहता है कि भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता को संकट में डालने के इरादे से भारत में यदि कोई आतंकवाद फैलाता है या आतंकवाद के फैलाने के इरादे से कोई काम करता है तो उसका ये सारा का सारा कार्य एक आतंकवादी कृत्य, एक टेररिज्म एक्टिविटी माना जाएगा। इसमें बम धमाकों से लेकर अगर आप जाली नोट प्रिंट करते हैं तो ये काउंट होता है और उसमें सजा जो है वो 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की मिल सकती है। ये कानून देखिए ऐसा है कि इसके तहत अगर एक बार गिरफ्तारी हो जाती है तो जब तक मुकदमा पूरा नहीं चलेगा आपको जेल में ही रहना होगा। जनरली होता क्या है कि आप पर अगर एक केस रजिस्टर्ड होता है तो आप जमानत लेकर बाहर आ सकते हैं अगर जो है प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपों में उतना दम नहीं है, और उसके बाद मुकदमा चलता रहता है। जब तक आपको दोषी सिद्ध करार नहीं दे दिया जाता तब तक आप जेल में सजा नहीं काटते। लेकिन इस एक्ट के तहत मुकदमा तो चलेगा, वो बात की बात है, पहले आपकी गिरफ्तारी हो जाती है और इस एक्ट में अगर एक बार आपकी गिरफ्तारी हो गई तो जमानत होना लगभग असंभव हो जाता है। मैं इम्पॉसिबल वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, मैं लगभग असंभव वर्ड यूज़ करूँगी क्योंकि जमानत हो भी जाती है। ठीक है, देखिए अगर किसी व्यक्ति पर सिर्फ शक हो जाए, संदेह हो जाए तो जांच एजेंसी उसे आतंकवादी घोषित कर सकती हैं। अगर कल को किसी को लगता है कि आई एम द टेररिस्ट तो मेरे पे जो है एक तरीके से गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद ये मायने ही नहीं रखता कि मेरा किसी आतंकी संगठन से संबंध है भी या नहीं। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक बार अगर आपके ऊपर आतंकवादी का टैग लग गया तो उसको रिमूव कराने के लिए जो गवर्नमेंट की एक रिव्यू कमेटी होती है आपको उसके पास जाना पड़ता है। यानी कि सरकार ने ही आपको गिरफ्तार किया है और सरकार ने आपको आतंकवादी कहा है और आपको सरकार के ही पास जाना है कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ। हालांकि रिव्यू कमेटी में जाने के बाद आप कोर्ट में भी अपील जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आ जाइए कि इसके तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या संदिग्ध लोगों को चिन्हित करती है जो लगता है कि या तो वो टेररिस्ट वाली एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं या फिर जो टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ में शामिल होने के लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को जो है बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बताया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे इस एक्ट के
बारे में बताया गया था। इसका जो ये चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो ये एक्सटेंट और एप्लीकेशन किस किस पर एप्लीकेबल होगा, इसकी एक्सटेंट क्या होगी। एक्सटेंट होता है होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में लागू होता है। कोई भी पर्सन पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, ठीक है, अगर जो है उसको गिल्टी पाया जाता है इंडिया में। हालांकि अगर ऑफेंस इंडिया के बाहर हुआ है तो भी वो इस एक्ट के तहत पनिशेबल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो फॉरेनर्स हैं या फिर भारतीय के द्वारा ही कहीं और जाके कुछ ऐसी आतंकवादी गतिविधि की गई है तो इस एक्ट के तहत उसको जो है पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि प्रोविजन जो है इस एक्ट के वो अप्लाई होते हैं किस किस पे। सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, persons in the service of government wherever they may be, फिर persons on ships and aircraft registered और Indian wherever they may be। यानी कि अगर आप शिप्स और एयरक्राफ्ट वगैरह पे भी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने जो प्लेन है उसको हाईजैक कर लिया, तो ये सारी जो गतिविधियां हैं इसके अंदर आती है। अगर आप चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट पे जाकर इसको जो है पूरा देख सकते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद देखिए जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके पास काफ़ी शक्तियां जो हैं इस एक्ट के तहत हैं। और जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो NIA के महानिदेशक हैं उनके पास तो ये अधिकार भी होता है कि जांच के दौरान जो संदिग्ध है या आरोपी है उसकी संपत्ति की कुर्की या जब्ती भी जो है करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एक्टिव जो UAPA केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं लगातार। ये जो डार्क ब्राउन कलर से दिखाया गया है ये बेसिकली उस साल में जो रजिस्टर्ड केस थे पिछले साल के जो एक्यूमुलेट होते आ रहे थे, और जो पिंक कलर से दिखाए गए हैं उसी साल में जो है लेके आ गए थे। 2014 से लेके 2019 तक का ये जो है डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से ये जो है डाटा लिया गया है, ठीक है, इतना तो आप समझ भी गए हैं। अब बात करते हैं कि 2019 में इसमें एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई, तो अब वो क्या हुआ। तो देखिए 2019 में जो है इसमें संशोधन करने के लिए एक बिल पास हुआ, जिसके तहत पहले देखिए इस एक्ट के तहत किसी संगठन को ही आतंकवादी का करार जो है दिया जा सकता था, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को आपको टेररिस्ट घोषित करना है तो इस एक्ट के तहत ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन 2019 में गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर जो है बिल लेकर आई, जिससे इसमें जो है कुछ सुधार किए। और अब देखिए किसी आतंकवादी संगठन के साथ साथ कोई व्यक्ति संदिग्ध शख्स जो है उसको भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए यही बताया हुआ है कि एम्पावर करता है NIA को, जो किसी भी टेरर अटैक के खिलाफ जांच कर सकता है, भले ही वो फॉरेन सॉइल पर हुआ हो, लेकिन अगर वो इंडियंस के खिलाफ हुआ हो। साथ में जो साइबर क्राइम के केसेस हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं, उनके लिए भी NIA को एम्पावर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए UAPA का बिल जो है वो एम्पावर करता है NIA के डायरेक्टर जनरल को कि वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं। जो इंस्पेक्टर ऑफ NIA होगा वो दरअसल इन्वेस्टिगेट करेगा ऑफेंसेस को, जो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो NIA को काफ़ी पावर मिली हुई है और यही इस एक्ट के विरोध का एक कारण भी बन जाता है। कैसे, हम आगे जो है समझेंगे। चलिए इसके बाद देखिए इस कानून के कुछ प्रावधानों की बात कर लेते हैं। काफ़ी कठोर प्रोविजंस हैं, जैसे जो इसका सेक्शन 43D(2) है वो ये कहता है कि पुलिस कस्टडी में किसी भी व्यक्ति को सामान्य कानून के तहत जितनी समयावधि के लिए कस्टडी में रहना पड़ता है इससे डबल समय के लिए जो है रहना पड़ सकता है। जैसे जो न्यायिक हिरासत है तो ऐसे अपराधों में 90 दिन तक की हो सकती है, सामान्य में केवल 60 दिन की हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पे UAPA के तहत केस दर्ज हो गया है तो उसको अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो सेक्शन 43D(5) है वो ये कहता है कोर्ट भी उस शख्स को जमानत नहीं दे सकता अगर प्रथम दृष्टि में ऐसा लगता है कि जो केस उसके खिलाफ फाइल किया गया है वो ठीक ही लग रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर आरोपी किसी आतंकी संगठन से जुड़ा है तो धारा 38 लगती है। अगर ये पता चलता है कि वो किसी आतंकी संगठन को मदद पहुंचा रहा है तो जो धारा 39 है वो जो है एप्लीकेबल होती है, ठीक है। इसके अलावा हम NCRB के जो और रिकॉर्ड्स हैं उन पर जाए कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं।
देखिए, इस कानून के तहत मैंने आपको बताया सिर्फ संदेह होने पर ही गिरफ्तारी हो सकती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब यूएपीए के तहत आपके ऊपर या मेरे ऊपर एक बार मामला दर्ज हो जाता है तो फिर पुलिस के रिकॉर्ड में उस व्यक्ति को भारत विरोधी संगठनों का ओवरग्राउंड वर्कर्स का दर्जा जो है मिल जाता है। यानी कि जो OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स के रूप में जब आप एक बार रिकॉर्ड हो गए तो फिर किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा आपको नहीं मिल सकता, आप किसी भी सरकारी नौकरी के योग्य नहीं रहते। यहाँ तक कि अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो बहुत ही ज़्यादा कठिन ये आपके लिए हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखिए, अब हम ये जानते हैं कि जो यूएपीए के अंदर प्रावधान है, इनका बेसिकली गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो वैसे मैं वीडियो के एंड में भी इसको डिस्कस करूंगी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, जो यूएपीए का सेक्शन 2O है वो कहता है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर किसी भी तरह का सवाल उठाना एक गैर कानूनी गतिविधि है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सवाल उठाना गैर कानूनी कैसे हो सकता है? क्वेश्चन पूछना तो मेरा हक है, हम सब वोट देते हैं तो हम सरकार से सवाल तो पूछ ही सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि भारत के खिलाफ अगर किसी प्रकार का असंतोष आप फैलाते हैं तो भी ये क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी है। लेकिन मुश्किल ये है कि असंतोष की डेफिनेशन को यहाँ पर क्लियर ही नहीं किया गया है। यानी कि या तो मैं ये कह सकती हूँ कि सचमुच भारत के हितों के खिलाफ कुछ काम करो, लोगों को भड़काऊं कि चलिए जो सरकार है इसको घुटनों पे बिठा देते हैं, तो सच में मैंने जो है गलत किया है। लेकिन मान लीजिए मैं लोगों को ये कहूँ कि चलिए सरकार से पूछते हैं कि बेरोजगारी का डाटा आप क्यों नहीं पब्लिश करते हैं, या फिर इतनी ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है देश में, और चलिए इसके लिए जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो क्या मेरी भी गिरफ्तारी इसके तहत हो सकती है? तो स्पष्ट नहीं है चीज़ें। इसके अलावा देखिए, बताया गया है कि अगर आप किसी आतंकवादी संगठन के सदस्य होते हैं तो भी जो है आप पर इस एक्ट को लागू किया जा सकता है। अब आतंकवादी संगठन कौन? जिसको भारत सरकार ने घोषित किया है, लेकिन मैं उसका मेंबर हूं या नहीं, इस बात के भी कोई स्पष्ट प्रोविजन इस एक्ट के तहत नहीं है। यानी कि सदस्यता कैसे डिफाइन होगी? क्या मैंने कोई पेपर साइन किया है, या मैंने बस मुंह से बोल दिया है कि आज से मैं आपका मेंबर हूं? क्या मैं उनको फंड करती हूं, या मैं सिर्फ उनके पोस्टर्स दीवारों पर चिपकाती हूं? मैं ऐसा क्या करती हूं कि मैं उनकी मेंबर हूं? ये इसके तहत जो है क्लियर नहीं है। ठीक है, इतना आप समझ गए। इसके बाद देखिए, अब एनसीआर भी जो और कुछ डाटा इसके बारे में देता है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अब तक हमने ये समझ लिया कि जो यूएपीए एक्ट है उसके तहत कौन कौन से प्रोविजंस को लेकर प्रॉब्लम है और ये एक्ट वास्तविक रूप से है क्या। अब डाटा पे आ जाइए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो 7,840 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उसमें से 155 लोग ही आतंकवाद से जुड़े आरोप उन पर साबित हुए। और 2021 में जो गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी हैं उन्होंने तो ये जानकारी दी कि 2015 से लेकर 2019 में इस एक्ट के तहत जो गिरफ्तारियां हुई उसमें इजाफा हुआ है। 2015 में जहां केवल 1128 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, वहीं ये आंकड़ा 19 में देखिए 1948 तक पहुंच गया है। एक डायग्राम के द्वारा भी ये चीजें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगेन यहाँ पर बताया हुआ है कि जो पर्सन जो केस रजिस्टर्ड हुए थे, तो कई बार हमें लगता है कि ऐसा जम्मू कश्मीर में हुआ होगा, क्योंकि न्यूज़ में तो वही रहता है, सबसे ज़्यादा हल्ला तो वही मचता है कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन डाटा चौंकाने वाला है, क्योंकि मणिपुर में इस एक्ट के तहत सबसे ज़्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं। वहीं अगर लोगों की गिरफ्तारी की बात करें तो अगेन जम्मू कश्मीर का नाम नहीं आता। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ इस एक्ट के तहत हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे यूपी, उसके बाद असम, मणिपुर, बिहार और झारखंड। अगर केस रजिस्टर्ड की बात करें तो सबसे ऊपर मणिपुर है, फिर जम्मू कश्मीर है, असम है, यूपी है और बिहार है। यहाँ पर देखिए बताया गया तमिलनाडु में कुल 92 केसेस रजिस्टर्ड हुए, मणिपुर में 225, यूपी में 361, जम्मू कश्मीर में 346, महाराष्ट्र में केवल 7 और केरला में केवल 24। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, एक मैप के तहत कुछ कलर्स दिखाए गए हैं। जहाँ पर डार्क कलर है नंबर ऑफ केसेस 300 से ज़्यादा है, थोड़ा लाइट कलर ये वाला जो दिख रहा है तो लेस देन 100 है, अगर ग्रे कलर का जो दिखाया हुआ है तो नॉट अरेस्टेड, यहाँ पर कोई भी जो है व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं, एक डाटा हमने देख लिया
कि फिर किन राज्यों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो मैंने बता दिया मणिपुर में सबसे मामले ज़्यादा दर्ज किए गए, वहीं जो गिरफ्तारी हुई वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई। अब देखिए एक और न्यूज़ है यहाँ पे, जो JKLF एक टेररिस्ट संगठन है, उसका जो चीफ है मलिक, उसके अलावा सईद और कुछ अदर लोग जो है उनको टेररिज्म के तहत जो है UAPA एक्ट के तहत कन्विक्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए कि अब UAPA से संबंधित मुद्दे क्या है। कुछ मुद्दे तो मैंने आपको बता दिए, सदस्यता की परिभाषा क्लियर नहीं है, इसके अलावा असंतोष क्या होता है ये क्लियर नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहला तो क्या है, आतंकवादी गतिविधियाँ क्या होती है इसको लेकर भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आपने तो कह दिया कि बम अगर आप फोड़ोगे तो भी आप टेररिस्ट हो, जाली नोट छापोगे तो भी आप टेररिस्ट हो, बट अगर डिग्री देखी जाए अपराध की तो वो तो थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए जो आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करने वाले मानवाधिकार हैं, ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ जो काम करने वाले कुछ एक्टिविस्ट होते हैं, या फिर आप कहें ज़्यादा अच्छी सही लैंग्वेज ये होगी कि गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले जो कुछ एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ भी तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। पत्रकार हुए, एक्टिविस्ट हुए, ठीक है, तो और ऐसे मामले देखने को मिले भी हैं। दूसरा क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसने एक टेररिज्म एक्ट क्या होगा इसकी डेफिनेशन दी हुई है। वो क्या कहता है कि कोई भी गतिविधि आतंकवादी गतिविधि तब मानी जाएगी जब वो 3 शर्तों को पूरा करती होगी। पहली शर्त तो ये है कि उस कृत्य को अंजाम देने के लिए आपने कुछ घातक हथियारों की मदद ली हो। दूसरा वो ये कहता है कि आपका जो वो काम था उसके पीछे आपकी मंशा या तो समाज में भय फैलाना हो, या सरकार को किसी काम करने से रोकना हो, या सरकार को किसी काम करने के लिए जबरदस्ती पुश करना हो। जैसे जब आप प्लेन हाईजैक कर लेते हैं और कहते हैं कि फलाना आतंकवादी को छोड़ दीजिए नहीं तो हम आपके लोगों को मार देंगे। तीसरा ये कहता है कि आपका जो ये काम है ये किसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर धर्म का राज्य जो है स्थापित करना है और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको यहाँ से हटाना है, तो एक विचार को आप प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की अगर ये 3 शर्तें पूरा होती हैं तो आप जो है टेररिस्ट वाली एक्टिविटी में आते हैं। लेकिन इस एक्ट के तहत जो आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा है वो स्पष्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यापक है। अगर किसी व्यक्ति को चोट भी लग जाती है, अगर किसी की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है तो भी वो इस परिभाषा के दायरे में आता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए जमानत से इनकार, जो जमानत है वो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, लेकिन इस एक्ट की धारा 43D(5) कहती है कि एक बार अगर आरोप पत्र दायर हो गया और अदालत को ये लग रहा है कि भाई ठीक है, लग रहा है कि आपके खिलाफ जो आरोप लगाए गए वो ठीक ही हैं, तो फिर जमानत मिलनी लगभग असंभव हो जाती है। तीसरा क्या है, संघवाद से संबंधित मुद्दे हैं। हम सबको पता है जो राज्य होते हैं वहाँ पर पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर के व्यापक अधिकार मिले होते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची जो है यानी कि पुलिस, ये राज्य सूची का विषय है। लेकिन NIA क्या है, एक सेंट्रलाइज एजेंसी है, तो कहीं ना कहीं आप राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारों में इंटरफेयर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कानून का सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो। ठीक है, तो संघवाद, फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो एक भावना है उस पर ये एक चोट करता है। इसके बाद देखिए इस कानून का मिसयूज हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे पोटा और जो टाडा एक्ट थे उनको बाद में रिपील किया गया क्योंकि उनका मिसयूज हो रहा था, तो ऐसा ही इसके साथ भी तो हो सकता है। और लास्ट बात ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आरोपी के ऊपर ही है। देखिए सामान्य कानून ये कहता है कि जिस पर आरोप लगा है वो बेसिकली कानून की नज़र में निर्दोष ही है। ये दूसरी पार्टी के ऊपर है कि उसको दोषी सिद्ध करे, उसके खिलाफ जो है सबूत दिखाए। जब कोई किसी में मर्डर का केस होता है तो ये तो जो दूसरा वकील होता है वो साबित करता है ना कि ये मर्डर के टाइम पे वही थे, इनके जो है हथियारों पे इनके निशान पाए गए हैं। लेकिन इस वाले कानून में क्या होता है, एक बार अगर आपके ऊपर आरोप लग गया कि आप आतंकवादी हैं तो अब ये आपके जिम्मे है कि आप प्रूव करें कि भाई मैं आतंकवादी नहीं हूँ। और आप तो आजकल मीडिया वगैरह को जानते, एक बार किसी के नाम के सामने ये वर्ड जुड़ जाए तो उसको अपनी छवि फिर से सुधारना ये कितना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए दिल्ली कोर्ट है उसने अभी इशरत जहां को जो है बेल दे दी है इस केस में, और उनके वकील ने कहा है अब और कोई पेंडिंग केसेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब इशरत जहां को जो आपने इस एक्ट के तहत जो है एक तरीके से गिरफ्तार किया था तो आप पर्याप्त सबूत नहीं दिखा पाए हैं कोर्ट में, है ना, तो ये
ये भी समस्या है। फिर देखिए ये बताया गया है कि जो करीब 42 टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो इस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में जो है लिस्ट किए गए हैं। तो दो न्यूज़ आपके सामने है, एक जगह एक व्यक्ति को बेल मिली है, दूसरी जगह वास्तव में देखिए कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम लिखा गया है। तो बहुत पतली सी रेखा है जो इस बात के बीच में फ़र्क करना मुश्किल बना देती है कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है। क्या हम सरकार को, इस देश को आमूल चूल हटा देना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं, या फिर हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप कुछ सुधार कीजिए। तो देखिए कानून के जानकार लोग ये कहते हैं जहां विरोध प्रदर्शन करना हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है, हम अपनी मांगे रख सकते हैं क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, हमने वोट दे के सरकार को चुना है। तो वहीं दूसरी ओर लोगों को भड़काना, भीड़ को एक जो है उग्रवादी भीड़ में बदल देना, ठीक है, इसके बीच में एक बहुत जो है महीन जो है रेखा होती है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है। इसके लिए सरकार को पहला तो ये चाहिए जब कानून बनाए तो उनके अंदर जितना ज़्यादा हो परिभाषाओं को स्पष्ट रखे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन करके जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बिलों को पहले रख के ताकि लोग अपना सजेशंस देके तब कानून बनाए। दूसरा क्या है कि सेंट्रलाइजेशन की जो प्रवृत्ति है इसको कम करें और राज्य सरकारों के जो अधिकार हैं उनमें हस्तक्षेप ना किया जाए और बेसिकली एक योग की भावना पर जो है काम किया जाए। और हमारे जो कोर्ट है उनको भी चाहिए कि जब वो कानूनों की व्याख्या करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो निर्णय दे दिया है तो बाकी के जो कोर्ट हैं वो निर्णयों से अवगत हो और आने वाले केसेस में फिर उनका पालन करें। कई बार क्या होता है जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि क्या चेंजेस ऊपर हो चुके हैं। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है और जो कोई भी कानून हो या देखिए कोई भी काम हो वो हमेशा अच्छाई और बुराई से मिक्स होकर ही बनता है। तो हमें बस ध्यान ये रखना चाहिए हम नेगेटिव पक्ष को कितना कम कर सकते हैं और पॉजिटिव पक्ष को कितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब लास्ट में हम देख लेते हैं क्या एक इतिहास रहा है इस तरह के कानूनों का। तो देखिए PDA जिसकी फुल फॉर्म है प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, ये 1950 से 1969 तक रहा था। आसफा तो 1958 से लेकर अभी तक है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आसफा के ऊपर एक बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए UAPA 1967 से अभी तक प्रेजेंट है। मिज़ा एक्ट की बात करें 1971 से लेकर 77 तक। NSC की बात करें 1980 से लेकर अभी तक है। टाडा की बात करें तो 1985 से 95 तक रहा। पोटा की बात करें 2001 से 4 तक रहा। और UAPA की अमेंडमेंट की बात करें तो 2004, 2008, 2012 और फिर 2019 में जो हुई है। इन कानूनों की जो फुल फॉर्म से वो यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, प्रोविजंस क्लियर हुए होंगे। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो बहुत सहज रूप से अब आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी पूरी संस्कृति आईज टीम की तरफ से आप सभी का बेहद धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।